मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी जब मेरी शादी हुई। शादी को होकर मैं ससुराल आ गई। ससुराल में मेरे ननद और मेरे पति और मेरी सास थी। यह लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे, मगर मेरी ननद हर वक्त अपने कमरे में ही रहती, जबकि मेरा पति ज़्यादातर घर से बाहर ही होता। मैं उनकी मोहब्बत का करती भी क्या, मैं लोगों को घर में देख भी नहीं सकती थी। वैसे तो मेरे ससुराल वाले एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि मैं खाने की मेज पे बैठी तो मेरा पति मेरी ननद और सास से बातचीत नहीं करता। मैं ननद से कई बार पूछने की कोशिश की, कैसा क्या हुआ है, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताई। एक दिन जब मैं अपने कमरे में सो रही थी, मुझे ऊंची ऊंची आवाज़ आने लगी। मैं बहुत डर गई। मैं उठकर फौरन बाहर आई। मैंने देखा ये आवाज़ मेरी ननद के कमरे से आ रही थी। मैं फौरन ही भागकर वहां पहुंची, पर बाहर मेरी सास आ गई। मुझे देखते ही बोली, बेटी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने गौर से सुनने की कोशिश की। मैंने देखा अंदर मेरे पति की आवाज़ आ रही थी और वो शायद रो रहे थे या ना जाने क्या, पर बहुत ही अजीब माहौल था। मैंने सुनने की कोशिश की, पर मेरी सास ने मुझे वह कान लगाने तक नहीं दिया। बोली, बेटी चलो, तुम्हारे काम की बात नहीं है। मेरी सास मुझे खींचकर मेरे कमरे तक ले आई। हैरान और परेशान थी, आखिर बात क्या है जो ये लोग मुझे बता नहीं रहे हैं। फिर मैं अपने कमरे में ही रही। काफ़ी देर बाद सौरभ अपने कमरे में आए तो कुछ देर परेशान थे। उनका चेहरा लटका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी ज़मीन पर गिर जाएंगे, और मैं बहुत परेशान हो रही थी। मैं उनसे कुछ भी पूछ नहीं सकती थी, क्योंकि मेरी सास ने मुझे खुद ही मना किया था। फिलहाल मैं उनका सर दबाया और फिर वो सो गए। थोड़ी ही देर के बाद मैं भी सोने के लिए लेट गई। सुबह उठी तो घर का माहौल अजीब था। मेरी ननद और सास भी आपस में बात नहीं कर रही थी। मेरी सास ननद की तरफ गुस्से भरी नज़रों से देख रही थी, और फिर मेरे पति ने उनके साथ नाश्ता भी नहीं किया और मुझसे कहने लगे कि जाओ जाकर मुझे नाश्ता ला कर दो। आज मैं नाश्ता तुम्हारे साथ कमरे में ही करूँगा। मैं मजबूर हो गई और नाश्ता डालकर कमरे में ही ले आई। मेरी सास ने मुझे मना नहीं किया, वरना इससे पहले अगर मैं ये हरकतें करती तो शायद मुझ पर ही शक करती। लेकिन मैं जान गई थी कि रात वाले वाकया के वजह से सौरभ उनके साथ खाना नहीं खाना चाहता। मैं अपने कमरे में परेशान अपने पति के साथ नाश्ता कर रही थी। दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, पर एक भी पूछ नहीं सकती थी। नाश्ता करने के बाद सौरभ घर से चले गए। मेरी सास मेरे पास आई और अपनी चादर मेरे पाँव पर रख दी। क्या हुआ है माँ जी? मैंने हैरानी से पूछा। तो मेरी सास ने कहा, बेटी मुझसे एक वादा करो। मेरी सास ने रोते हुए कहा। तो मैंने कहा, कैसा वादा? वो कहने लगी, कुछ भी हो जाए, तुम मेरी बेटी और बेटी की लड़ाई के बारे में जुबान कभी नहीं खोलोगी, किसी को कुछ नहीं बताओगी। वादा करो। मैं अपनी सास को हैरत से देखा। एक पल के लिए वो मुझे पागल सी लगी। फिर मैं कहने लगी, आप यह कैसे बातें कर रहे हैं? मैंने ऐसा क्या देख लिया है? मैं जाकर दूसरों को क्यों बताऊंगी? या ऐसा भी क्या सुन लिया है मैंने? आप बिल्कुल फिक्र ना करें, जो भी करूँगी सही करूँगी। मैं तो अपने पति से पूछा भी नहीं कि ये सब क्या चल रहा है, और आप मुझसे ऐसी उम्मीद रखती है कि मैं जाकर किसी को बताऊँगी। मेरी बात सुनकर मेरी सास संतुष्ट हो गई, पर वह बहुत ही परेशान लग रही थी। शाम तक मेरा पति घर नहीं आया और मैं बहुत परेशान हो गई। मेरी सास और ननद भी परेशान हो गई थी। हमारे घर में कोई और मर्द था भी नहीं, सिर्फ सौरभ ही थे। वही कमा कर लाते तो घर का चूल्हा जलता, खाना पकता। लेकिन आज उनको आए हुए 12 घंटे गुजर चुके थे। हम सबकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। मैंने अपने सास से कहा कि मैं अपने पति को फ़ोन तो करवा दूं पड़ोस में जाकर, लेकिन मेरी सास ने मना कर दिया। यहाँ तक कि रात भी बहुत हो गई थी। हम अकेली औरतें कहाँ जाती। फिर मेरी सास के दिमाग ना जाने क्या आया। उन्होंने मेरी ननद को कमरे में बंद किया, बाहर से ताला लगा दिया। फिर मुझसे बोली, चलो बेटी। मैं हैरान थी कि रात के इस वक्त हम कहाँ जा रहे हैं। मेरी सास काली चादर ओढ़ मुझे साथ में लेकर चल पड़ी। रात के तकरीबन 9 बज रहे थे जब हम करीबी थाने में पहुंचे। थाने का माहौल बहुत ही अजीब सा था। मैंने देखा कि पुलिस बड़े ही अजीब तरह के थे। फिलहाल मेरी सास ने मेरे पति के बारे में सारी बात उस कांस्टेबल को बताई, क्योंकि वह पास ही बैठा था। उस कांस्टेबल ने माँ की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जबकि सामने बैठा आदमी अपने ही काम में बिजी था। कहने लगा, बहन आपका नंबर लिखवा दो, फिर दर्ज करता हूँ।
मैं हैरानी से देखने लगी। मैंने कहा, आज से पहले तो किसी ने कभी नंबर नहीं मांगा। तो वह कांस्टेबल कहने लगा, तुमने कितनी बार दर्ज करवाई है रिपोर्ट? उसने ये कहकर मुझे शर्मिंदा कर दिया। मैं चुपचाप उठकर खड़ी हो गई। माँ जी को इशारा की कि यहाँ से चले, ये लोग बहुत ही बड़े बदतमीज हैं। तब वह बड़ी मीठी जुबान में बोला, लिख देता हूँ। फिर बयान लिखाकर हम लोग वापस अपने घर चले आ रहे थे। पर ना जाने क्यों रास्ते में मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मगर जैसे ही हम लोग अपने गली के अंदर पहुँचे, मुझे चीखों की आवाज़ सुनाई दी। मैं समझी कि शायद ये चीज़ कहीं और से हो रही हो। पर घर के थोड़े करीब पहुँचने के बाद जैसे लगा जैसे ये चीज़ घर के अंदर से आ रही थी। मेरी सास और मैं दोनों ही डर गए। हमने जल्दी से घर का दरवाज़ा बजाया, पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। थोड़ी देर के बाद घर का दरवाज़ा खुला और दो आदमी घर से बाहर निकल जाने लगे। ये देखकर मेरी जान निकल गई। मेरी ननद के साथ क्या हुआ होगा, जबकि वह घर पर ही मौजूद थी। मेरी सास रोती हुई अंदर की तरफ भाग कर गई। अंदर का मंजर हम दोनों के लिए बहुत ही डरावना था और मेरा पति, जो कि सुबह से गायब था, वह आंगन में बेजान पड़ा था और सांस भी नहीं चल रही थी। मैंने उसके दिल की धड़कन सुनने की कोशिश की, पर दिल की धड़कन छूट चुका था। यह पल बड़ा ही खौफनाक होता है, जब आप अपने सर को किसी के सीने पर रखें और वह दिल की धड़कन सुनाई ना दे। मैं अक्सर अपने पति की मजाक किया करती थी कि आपका दिल मेरे लिए बहुत ही तेज धड़कता है, पर आज जब उसके दिल की धड़कन नहीं सुनी तो मुझे जैसे लगा कि आसमान मेरे सर पर गिरा हो। मैंने कुछ नहीं किया, अपनी सास की तरफ गुस्से भरी नज़रों से देखा कि ये सब उनकी वजह से ही हुआ है, लेकिन वह उस वक्त बात कही नहीं। जरूर कोई बात अंदर ही अंदर चल रही थी, पर उन्होंने सब कुछ मुझे छुपाया था। अगर वक्त पर बता देती तो मैं अपने भाइयों और बाबा से मदद लेती। एक अकेला भाई ही क्या कर सकता है? जैसे मेरे पति की मृत्यु नहीं बल्कि उन्हें मारा गया है। मैंने अपने सास से कहा कि मैं अपने पति का पोस्टमार्टम करवाऊंगी। वह बोली, चुप हो जाओ, यह तेरे पति बाद में है, मेरा बेटा पहले है। मैं इसका कोई पोस्टमार्टम नहीं करूंगी। और भगवान का खौफ कर, ये तेरा पति है और तुम ऐसी बातें कर रही है। पोस्टमार्टम करवा कर कुछ भी नहीं मिलेगा और मैं अपने बेटे की राख बर्बाद नहीं करवाना चाहती। मेरी सास ने मुझे मना कर दिया और बोली कि तुम अपने पति की मोहब्बत करती हो तो मेरी एक शर्त माननी होगी। सास की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। मेरी सदमा बहुत ही बड़ा था। मुझे काफ़ी दिन लगे संभलने में। मेरी बुरी हालत हो गई थी, आंसू सूख गए थे, मगर रोने से क्या फ़ायदा। अब मेरा पति तो इस दुनिया से वापस नहीं आ सकता था। अब मेरे पति के जाने के बाद तकरीबन 1 महीना हुआ था। एक दिन अपने कमरे में बैठी थी, शाम का वक्त था। मेरी सास मेरे पास आई और बोली, बेटी, अगर मैं तुम्हें एक चीज़ दूँ जिस पर तुम्हें ऐतराज़ हो, पर तुम अपने पति की मोहब्बत में स्वीकार कर लो, तो क्या तुम मेरी बात मानोगी? मैं अपनी सास को हैरान से देखने लगी। अब क्या कर रहे हैं? वो कहने लगी, तुम मुझसे बहुत नाराज हो क्योंकि तुम्हारे पति के कातिल पकड़े नहीं गए, लेकिन मेरी बेटी, तुम मेरी बात मानकर रख लो। मैं जिंदगी भर तुम्हारी कर्जदार रहूंगी और तुम्हारी दूसरी शादी का इंतजाम भी मैं खुद करूंगी। दूसरी शादी का सुनकर मुझे बहुत ही अजीब लगा था। उस बात पर नफरत सी हो रही थी। जो मेरा दूसरा पति बनेगा। मैं खामोश हो गई। फिर मेरी सास ने मुझसे कहा, क्या तुम्हें एक बच्चा चाहिए जिसे सहारे तुम सारी जिंदगी गुजार सको? अगर तुमने दूसरी शादी नहीं करनी है तो तुम किसी बच्चे की माँ बन जाओ, तो दुनिया के सामने यही मशहूर हो जाएगा, यह तुम्हारा बच्चा है। मैं भी कभी इस बात पर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, हमेशा तुम्हारा ही साथ दूंगी। बताओ, क्या तुम किसी बच्चे को स्वीकार कर लोगी? मैं भी चुप थी कि उन्होंने एक सफ़ेद गठरी मेरे तक बढ़ाई। मैं गठरी खोलकर देखी। उसने खूबसूरत नन्हा सा बच्चा था जो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे देखते ही मेरा दिल पिघल गया। मैं उनकी तरफ देखकर हंस पड़ी। मैंने कहा, माँ जी, ये कोई ऐतराज़ करने की बात है भला? ये तो एक तोहफा है जिसे मैं दिन भर संभाल सकती हूँ। सास भी हंस पड़ी और बोली, बस मैं तुम्हें यही देना था। तुम ऐसे पाल पोस कर बड़ा करो, अपने पास रखो, फिर तुम भले ही दूसरी शादी ना करो, तुम्हारे माँ बाप भी कुछ नहीं कहेंगे और तुम ससुराल में ही रहोगी तो कोई तुम्हें ताना भी नहीं देगा, ना तुम्हें वापस बुलाएगा। वैसे भी मैं ये नहीं कहती कि बेटियां माँ बाप पर बोझ होती है, बस हम पर जिम्मेदारी होती है उनकी। तुम अपने माँ बाप के घर जाओगी तो वह तुम्हारे लिए दूसरी शादी की कोशिश करेंगे,
इससे अच्छा है तुम यहीं बैठकर अपना बच्चा संभाल लो और यही समझो कि ये बच्चा तुम्हारे पति का ही है। बस इस बात पे मैं थोड़ा चौंक गई थी। क्या मतलब है माँ जी? मैं कैसे समझूं कि यह बच्चा मेरे पति का ही है? बस बेटी, मुझे कुछ ना पूछो। तुमने वादा किया था कि तुम मेरी बात पे चुप रहोगी, मेरा साथ दोगी। अब मैं मजबूर होकर खामोश हो गई थी। क्या कहती और क्या कह सकती थी। मेरी सास मुझे सच बताना ही नहीं चाहती थी, पर मैंने दिल में सोच लिया था कि सच तो मैं जानकर ही रहूंगी। अगर यह बच्चा मेरे पति का ही है तो फिर इसकी असली माँ कौन है? सास के जाने के बाद मैंने बच्चा उठाकर बच्चा को बिस्तर पर आराम से लेटा दी। उसके बाद दूध बनाने किचन में चली आई, जहाँ पर मेरी ननद पहले से ही खड़ी थी। मुझे देखकर उसने नफरत से मुंह फेर लिया। आज तो मैं उससे भी बात करना चाहती थी कि क्या बात है माया, तुम क्यों परेशान हो और किस बात पे परेशान हो? तुम्हें कोई शिकवा है मुझसे? मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हारा रिश्ता तो पहले ही बहुत प्यारा था, पर अब लगता है जैसे हम अजनबी हो गए हैं। मेरी ननद ने मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। आपसे क्या शिकवा करूंगी भाभी, बस मुझे आपसे कुछ नहीं कहना, मुझसे दूर ही रहे। और सच जानकर आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उसकी बात सुनकर मुझे सच जानने की जिज्ञासा होने लगी। आखिर ये क्या बात है माया? हर कोई मुझे पहेलियां क्यों बुझा रहा है? तो मुझे क्यों सच नहीं बता रही हो? क्या हुआ था उस दिन? मेरे पति की मृत्यु कैसे हुई थी? वह बोली किसी और दिन बताऊंगी, जब माँ घर पर नहीं होगी। माँ को तो मैं भी भाई की मौत की वजह लगती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहकर मेरी ननद किचन से चली गई और मैं सोचती ही रह गई कि किससे पूछूं और क्या करूं। मेरा बच्चा बड़ा होता जा रहा था, पर घर वालों को पता चला कि मेरा बच्चा पैदा हुआ है। वो बहुत ही खुश हुए। मेरा अपने मायके में भी वैसे ज़्यादा आना जाना नहीं था, इसलिए कुछ सवाल नहीं किए। मोहल्ले के लोगों को भी खुशी हुई कि चलो मेरे पति जाते जाते एक तोहफा दे दिए। अब मैं अपनी जिंदगी में थोड़ी संतुष्ट थी, पर मेरी ननद और सास का व्यवहार बड़ा ही अजीब सा लगता था। वह एक दूसरे की तरफ देखना भी गवारा नहीं करती। कुछ दिन बाद मेरी ननद का रिश्ता आया और मेरी सास ने हाँ कर दी और मेरी ननद की शादी कर दी। शादी वाले दिन मेरी ननद फूट फूट के रो रही थी। उसे देखकर मुझे भी रोना आ रहा था। इतना तो मैं अपनी विदाई पर भी नहीं रो रही थी। हालांकि मेरी शादी भी बिना मेरी मर्जी की गई थी और मैं किसी और को पसंद करती थी। और मेरी ननद बहुत बुरी तरह से रो रही थी। ऐसा लगता था जैसे वह भी किसी को पसंद करती हो। वो इतना तो अपने भाई के मौत पर भी नहीं रोई। ननद की विदाई के बाद मेरी सास ने कहा अब मेरे कंधों पर बोझ हल्का हो गया, बस तुम इस बच्चे को संभाल लो। मैंने कहा माँ इस बच्चे का माँ कौन है? वह बोली तुम बस रहने दो, अगर तुम इस बारे में बात करोगी तो शायद तुम ये घर छोड़कर चली जाओगी। मेरी सास ने ये रहस्य डाल दिया था। मैं जल्द से जल्द सच जानना चाहती थी। मेरे बच्चे की माँ कौन है? वैसे अब मैं दिन भर अपनी सास के साथ ही रहती थी। वह कभी कभी बाहर जाती तो मैं भी उनके साथ चली जाती। एक दिन उनसे एक औरत मिलने आई। मेरी सास मुझसे कहने लगी जाकर चाय बना लो। मैं चाय बनाकर ले आई थी, पर उस औरत को देख भी चुकी थी। उसका हुलिया मेरे दिमाग में उतर चुका था। मैंने देखा वो तेज मेकअप और गाढ़े रंग की साड़ी में कुछ ज्यादा ही सजी सवरी सी थी। उसे देखकर मैंने परेशानी से सोचा, लेकिन इस बार फिर बेबस थी। मैंने सोचा अपनी बेबसी को खत्म करती हूँ। मैं उस औरत का पीछा करने का ठान ली। मेरी सास घर पर थी। मैंने कहा मैं कुछ जरूरी चीज़ लेने बाहर जा रही हूँ, और मैं उस औरत के घर से निकलने से पहले ही घर से निकल चुकी थी। थोड़ी देर बाद जब घर से निकली तो ये देखकर हैरान रह गई थी। उसने बड़ा सा घूंघट निकाला हुआ था। इधर उधर देखने के बाद उसने गाड़ी को इशारा किया और वह रुक गई और वह औरत उसमें बैठकर जाने लगी। मैंने भी एक रिक्शा पकड़ा और उसका पीछा करने लगी। उस औरत की गाड़ी आगे जा रही थी और मैं उसका पीछा करते करते काफ़ी दूर आ चुकी थी। मैं जब रिक्शे वाले को बताया कि तुमको उस गली में जाना है, तो वह बोला दीदी ये तो बहुत ही बुरी जगह है, आप तो किसी शरीफ घर की लगती हैं, आप यहाँ जाकर क्या करेंगे? मेरे तो सर पे जैसे आसमान गिर पड़ा। क्या मतलब है? ये किसका मोहल्ला है? यहाँ कैसे लोग रहते हैं? मैंने पूछने पर उसने बताया यह मोहल्ला तवायत का है, जबकि ज़्यादातर कोठी खत्म किया जा चुके हैं। ये सुनकर मैं खामोश हो गई। मैंने कहा मैं यहाँ जाना चाहती हूँ, तो मेरे साथ चलो। मैं उस औरत का पीछा की। वह घर में पहुँची और एक आलीशान घर था।
उस औरत के घर के अंदर जाने के बाद एक आदमी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। ये देखकर मैं वापस आ गई। मेरी सास परेशान बैठी। वह बोली, मुन्ना कब से रो रहा है, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने कहा, मैं सच की तलाश में निकली थी। आपने तो मुझे कभी सच बताया ही नहीं। मैं खुद ही देखना चाहती थी कि इस बच्चे को पाल रही हूँ, उसकी माँ कौन है और आपसे मिलने कौन आता है। मेरी बात सुनकर मेरी सास मेरे आगे हाथ जोड़ दी। भगवान का खौफ कर बेटी, तुम ये बातें जानकर क्या करोगी? कुछ बात इंसान के बगैर जाने ही उनके फायदे देती है, तो तुम्हें जानने की कोशिश मत करो। मैंने साफ साफ कह दिया कि अगर आपने मुझे कुछ नहीं बताया तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। तो वह मजबूर हो गई और बोली, चलो बेटी, तुम इतनी जिद कर रही हो तो सुनो, पर इसके बाद तुम अपने पति से नफरत मत करना, इसमें उसका कोई कसूर नहीं। मैं खामोशी से सुनने लगी। मेरी सास ने कहा, याद है जिस दिन मैं और मेरी बेटी और तुम्हारा पति कमरे में ऊंची ऊंची आवाज में बहस कर रहे थे? दरअसल कुछ हुआ यूं था, कुछ दिन से मेरा बेटा और बेटी आपस में लड़ रहे थे। मैं आती तो वह चुप हो जाते। एक दिन मैंने बेटी से पूछ लिया कि तुम दोनों में किस बात की लड़ाई है। मेरी बेटी ने बताया कि वह एक लड़के को पसंद करती है और वो चाहती है वह हमारे घर जाकर रिश्ता मांगे। लेकिन एक बड़ा मसला है, ये लोग मेरे भाई को जानते हैं और वो ये भी जानते हैं कि भाई के चरित्र कुछ अच्छा नहीं है। मेरी बेटी ने बताया कि भैया रात के वक्त अक्सर कोठे के चक्कर लगाते हैं। यह बात उन लोगों को भी पता है जो मेरा रिश्ता लेकर आने वाले हैं। अब आप ही बताएं कि ऐसे में मेरी शादी कैसे होगी? ये सुनकर मेरे तो होश उड़ गए कि मेरा पति एक तवायत की जुल्फों का दीवाना होकर अपने घर वालों और अपनी पत्नी को भूल चुका है। ये बात सुनकर मेरे तो कदमों तले जमीन खिसक गई। क्या सौरभ उनके पास जाता था? ये सोचकर मुझे घिन आने लगी। मेरी सास ने कहा, तुम्हारा पति अक्सर उन गलियों में जाता था और वहाँ के लोगों को ये पता था कि ये अमीर है और ये जब तक ये पैसे लुटाता रहा, ये लोग पैसे खाते रहे। पर फिर एक दिन उस तवायत को हकीकत में उससे मोहब्बत हो गई और वह भी उसे चाहने लगी। मेरा बेटा उस लड़की को भगाकर कहीं दूर दूसरी जगह ले गया। वहाँ पर वह उसके साथ रहा, यहाँ तक एक बच्चा भी पैदा हो गई। और उसी बीच उन लोगों को पता चल गया कि वह दोनों कहाँ छुप गए हैं। ये जानते ही उन लोगों ने उस लड़की को फिर से वापस उसी जगह ले गए। पर वह बच्चा मेरे बेटे ने कहीं छुपा दिया था और अगले दिन वह मेरे हाथों में सौंप दिया। उस समय उस बच्चे को हाथ में लेकर मैं बहुत ही डर गई थी। मुझे बदनामी का डर था। मैं उसे घर लेकर नहीं आई थी, पर मैंने उस बच्चे को अपनी सहेली के घर रखवा दिया था। ये सुनकर मैं चुपचाप बैठ गई थी। मेरी सास कहने लगी, बेटी मुझे माफ़ कर दो, पर ये घटनाएं तुम्हारी शादी के कुछ महीने पहले की है, इसलिए उस समय डर के मारे अपनी बेटी की शादी तुमसे करनी चाहिए, ताकि मेरा बेटा तुमसे शादी करने के बाद उस लड़की से दूर हो जाए। पर मैं नहीं जानती थी कि वह लोग मेरे बेटे को इस तरह मुझसे छीन लेंगे और फिर वह वापस कभी मेरे पास नहीं आएगा। अब मेरा बेटा चला गया है, तो मैंने ये बच्चा तुम्हारे गोद में लाकर दे दी है, ताकि तुम मेरे बेटे की निशानी को पाल पोस कर बड़ा कर सको और हमेशा ही इस घर में मेरी बेटी बनकर रहो। मैं ये सच्चाई तुम्हें कभी नहीं बताना चाहती थी, पर मुझे डर है कि कहीं तुम इस घर को छोड़कर चली न जाओ, इसलिए मुझे माफ़ कर दो बेटी। मैं ये सब अपने बेटे की सच्चाई छुपाने के लिए तुमसे झूठ बोल रही थी, पर अब इस बच्चे की सच्चाई जानकर तुम्हारा जो भी फैसला होगा हमें मंजूर है। मैंने उस बच्चे को बड़े ही प्यार भरी नज़रों से देखा। उस मासूम को देखकर मेरा दिल पिघल गया था। मैं उस बच्चे को कैसे अपने से दूर कर सकती थी? भले ही वह मेरा बच्चा नहीं था, पर मेरे पति की ही औलाद थी और उसका क्या कसूर था? वह तो एक मासूम सा छोटा सा बच्चा था। मैंने उसे अपने दिल से अपनाया था, इसलिए मैंने उसे सीने से लगाकर अपना औलाद मान लिया। और फिर मैं माँ जी से वादा किया कि ये सच्चाई आज के बाद कभी किसी को ना बताए और हमेशा के लिए मैं उस जगह को छोड़कर अपनी सास के साथ अपने गांव वाले ससुराल चली गई। मैं उस जगह की घटनाओं को याद करना नहीं चाहती थी, पर आज मेरी ज़िंदगी पहले से बहुत ही बेहतर है और मैं अपने बेटे के साथ अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की दिलचस्प कहानी लाते रहें।